हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा कुलधरा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन का चैप्टर पढ़ रहे थे। हम जो है पिछली क्लासों में भील आंदोलन, मीणा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन पढ़ चुके थे। आज जो हम शुरू करेंगे राजस्थान का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन, मेवात क्षेत्र से जुड़ा हुआ आंदोलन, और जैसा कि आप देख पा रहे हो स्लाइड पे, अलवर किसान आंदोलन। तो बड़ी गहनता के साथ में, विस्तृत व्याख्या के साथ में और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक कुलधरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके कुलधरा के नाम से जो ऐप है हमारा, इसका लोगो ये है, इसे तुरंत डाउनलोड कीजिए और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, पीटीआई भर्ती परीक्षा, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस यानी कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके से संबंधित, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, इन सभी से संबंधित कोर्सेज आपको कुलधरा के ऐप पर मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। इतना मैं जो है आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो बिना देर किए हुए आंदोलन शुरू करते हैं आज का, अलवर किसान आंदोलन। ध्यान रहे दोस्तों कि अलवर किसान आंदोलन राजस्थान का बड़ा प्रमुख, बड़ा इम्पोर्टेंट आंदोलन था और किन किन विशेषताओं के साथ पढ़ा गया वो हम देखते हैं। तो अलवर किसान आंदोलन बड़ा मुख्य आंदोलन है, बड़ा लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है और कई गहन बातें, कई विस्तृत बातें इस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, वो भी आपको समझनी है। तो अलवर किसान आंदोलन शुरू कर दिया, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हुआ क्या कि आपको पता है कि जो ज़मीनें होती है रियासतों में, अलवर रियासत का आंदोलन था। रियासतों में जो ज़मीनें होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो वो ज़मीन होती है जो राजा के द्वारा सामंतों को, जागीरदारों को, ठाकुरों को दी जाती है। जो क्षेत्र राजाओं द्वारा उनको दिए जाते हैं वो जागीर तो कहलाती है, वो जो भूमि है वो तो कहलाती है जागीर भूमि। कौन सी भूमि कहलाती है? जागीर भूमि। राजा के द्वारा सामंतों को, जागीरदारों को, ठिकानेदारों को जो ज़मीनें, जो क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं वो तो कहलाती है जागीर भूमि। जबकि दूसरा जो क्षेत्र है वो अलवर में था उस समय, खालसा क्षेत्र यानी कि खालसा भूमि। अलवर रियासत का आंदोलन पढ़ने से पहले कुछ प्रारंभिक बात हम करते हैं यहाँ पे कि अलवर में ज़मीनें, भूमियाँ कितनी प्रकार की थी? दो प्रकार की। एक तो जागीर भूमि थी और एक थी खालसा भूमि। खालसा जानते हो कि वह क्षेत्र, वह स्थान, वह जगह जिस पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है वो भूमि कहलाती है खालसा भूमि। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि अलवर में जागीर भूमि तो थी 20% और खालसा भूमि थी 80%। ध्यान रखना, अलवर रियासत में जागीर भूमि तो कितनी थी? 20% और खालसा भूमि कितनी थी? 80%। और इसी खालसा भूमि में रहने वाले किसानों ने अलवर में आंदोलन शुरू किया और वही आंदोलन पढ़ा जाता है अलवर किसान आंदोलन के नाम से। तो खालसा भूमि में दो प्रकार के आंदोलन चले साहब। इस खालसा भूमि में दो प्रकार के आंदोलन चले अलवर में, और इस खालसा भूमि में जो दो प्रकार के आंदोलन चले उनमें एक तो चला नीमूचाणा आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला? नीमूचाणा आंदोलन चला। और इसी खालसा भूमि में जो दूसरा आंदोलन चला वो चला दोस्तों मेव आंदोलन। मेव आंदोलन। तो एक तो नीमूचाणा किसान आंदोलन चला है और एक मेव किसान आंदोलन चला है। तो ये दोनों आंदोलन जो चले हैं ये अलवर रियासत की किस भूमि के अंतर्गत चले हैं? खालसा भूमि के अंतर्गत। तो अलवर में दो आंदोलन चलेंगे, नीमूचाणा किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। इनका अगर प्रभावी समय अगर हम देखें तो दोस्तों ध्यान रहे कि नीमूचाणा आंदोलन का प्रभावी समय माना जाता है 1924 से 1925 के बीच का,
और मेव किसान आंदोलन जो अलवर रियासत में चला, इसका प्रभावी समय माना जाता है 1932 से 1934 के बीच। तो आपको ध्यान में रखना है कि अलवर में कितने आंदोलन चले हैं? 2, एक तो नीमूचाणा और एक मेव आंदोलन। ध्यान रहे दोस्तों कि नीमूचाणा जो आंदोलन चला, इस नीमूचाणा आंदोलन में सर्वाधिक राजपूत किसानों ने भाग लिया। कौन से किसानों ने भाग लिया था? राजपूत किसानों ने। नीमूचाणा आंदोलन में सर्वाधिक किस समुदाय के किसानों ने भाग लिया? राजपूत किसानों ने। और इस मेव आंदोलन के अंतर्गत जो भाग लिया वो लिया मेव किसानों ने, मेव जाति के किसानों ने। तो ये प्रारंभिक पृष्ठभूमि है जो अलवर रियासत के आंदोलन से जुड़ी हुई है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझना शुरू कर देना। देखिए, अलवर किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अलवर में 2 प्रकार की ज़मीनें थी, एक तो जागीर भूमि और एक खालसा भूमि। जागीर भूमि वो भूमि जो राजा के द्वारा सामंतों को दी जाती थी, वो जागीर भूमि कहलाती थी। और खालसा भूमि वह भूमि जिस पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता था, वो खालसा भूमि कहलाती थी। अलवर में जागीर भूमि 20% थी और खालसा भूमि 80% थी। तो अलवर में जिस भूमि में आंदोलन चला, जिस जमीन पे आंदोलन चला, वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? खालसा क्षेत्र से। खालसा क्षेत्र में 2 आंदोलन चले, एक तो नीमूचाणा आंदोलन, एक मेव आंदोलन। नीमूचाणा आंदोलन का प्रभावी समय 1924 से 25 और मेव आंदोलन का प्रभावी समय 1932 से 1934 के बीच। ध्यान रखना, नीमूचाणा आंदोलन में राजपूत किसानों ने भाग लिया और मेव आंदोलन में मेव किसानों ने भाग लिया था। तो ये अलवर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो प्रारंभिक रूपरेखा थी वो पढ़ ली साहब, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की रूपरेखा की। पोज करके इस डायग्राम को बना लेना ऐसे कैसे। आगे की अगर हम बात करें तो बात किस प्रकार शुरू होती है, ढंग से सुनिएगा दोस्तों। बात किस प्रकार शुरू होती है तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन बहुत तरीके से, बड़ी गहनता के साथ इसको समझना है और ध्यान देते हुए इसको पढ़ना है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई रूपरेखा के बारे में। दोस्तों ध्यान रहे, अलवर में 3 बार भू बंदोबस्त व्यवस्था बदली गई थी। अलवर में 3 बार भू बंदोबस्त जो प्रणाली थी, उस भू बंदोबस्त प्रणाली में बदलाव किया गया था। कितनी बार बदलाव हुआ? 3 बार। भू बंदोबस्त प्रणाली का मतलब कर बढ़ा दिए गए, कम कर दिए गए, करों का वर्गीकरण किया गया, वही कहलाता है भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बंदोबस्त प्रणाली। और अलवर रियासत में जो भू बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत बदलाव किया गया, वो बदलाव किया गया 3 बार। कितनी बार किया गया था? 3 बार किया गया था। बहुत ढंग से समझना है। अलवर में भू बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत जो बदलाव किया गया था, वो किया गया था 3 बार। पहली बार जो बदलाव किया गया वो किया गया था 1876 में, दूसरी बार बदलाव हुआ था 1900 में और तीसरी बार बदलाव हुआ था 1924 में। ध्यान रखना, अलवर में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो बदलाव हुए हैं वो कितनी बार हुए हैं? 3 बार हुए हैं साहब। और ये 3 बार जो बदलाव हुए हैं 1876, 1900 और 1924। तो ध्यान रखना, 1876 में जिस अंग्रेज ने भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी उसका नाम था पाउलेट। क्या नाम था उसका? पाउलेट। 1900 ईस्वी में जिस अंग्रेज ने अलवर में नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी उसका नाम था डायर। क्या नाम था उसका? डायर। और 1924 में जब आंदोलन की बात करते हैं तो उस समय एक पंडित जी थे, एन.एल. टिक्को। ध्यान रखना, 1924 में एक पंडित जी थे, एन.एल. टिक्को। और इस एन.एल. टिक्को के द्वारा 1924 में अलवर के अंतर्गत नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। अब जैसे ही 1924 में अलवर में नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तो इसके अंतर्गत 2 विशेष जो है वो अधिसूचना जारी की गई। 2 विशेष कार्य में बदलाव हुआ। पहला कार्य क्या बढ़ा कि जैसे ही 1924 में
अलवर में नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दी पंडित जी ने, एनएल टिक्को साहब ने। तो दो प्रकार के बदलाव हो गए। एक तो 40% 40% जो है वो कर बढ़ गए साहब, यानी कि करों में 40% की बढ़ोतरी हो गई। 40% की क्या हो गई? बढ़ोतरी। जैसे ही 1924 में नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तो उस नई भू बंदोबस्त प्रणाली की वजह से करों में 40% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। दूसरी तरफ कि साहब राजपूत समाज, ढंग से समझना इस बात को, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज 1924 में जैसे ही नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई तो राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, इन दोनों समुदायों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, ये विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। इन दोनों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो विशेषाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। क्या विशेषाधिकार मिले हुए थे? तो समझो, राजा ने कह रखा था कि साहब राजपूत समुदाय के लोग हमारी सेना में भर्ती होते हैं, सेना का मोर्चा संभालते हैं, तो इनको जो है भू राजस्व में छोटी मोटी छूट दी जाएगी। और ब्राह्मण समुदाय जो है सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ समुदाय है, तो इसलिए ब्राह्मणों को भी भू राजस्व के अंतर्गत कुछ छूट दी गई थी। लेकिन जैसे ही 1924 में पंडित एनएल टिक्को ने नई भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की तो किसानों के करों में 40% की बढ़ोतरी हो गई और राजपूत और ब्राह्मणों को भू राजस्व के अंतर्गत जो विशेष रियायतें मिली हुई थी, जो विशेष छूट मिली हुई थी, वो विशेषाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। अब जैसे ही विशेषाधिकार समाप्त हो गए तो अलवर में दो जगह साहब, अलवर में कितनी जगह? दो जगह, ढंग से समझना। अलवर में दो जगह, एक तो बानसूर, ठीक है, और एक अलवर में दूसरी जगह थानागाजी। अलवर में दो जगह पर किसानों ने अपनी मीटिंग बुला ली साहब, एक तो बानसूर में और एक थानागाजी में। ध्यान रखना, नीमूचाणा आंदोलन भले ही कहते हो, नीमूचाणा जो प्रमुख केंद्र बना वो तो कालांतर में बाद में जाके बना, लेकिन नीमूचाणा आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? बानसूर से और थानागाजी से। कहते हैं कि बानसूर में और थानागाजी में राजपूत किसान इकट्ठा हो गए साहब। बानसूर में और थानागाजी में जो है वो राजपूत किसान क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। ये राजपूत किसान इकट्ठा हो गए बानसूर में और थानागाजी में। और ये किसान इकट्ठा कब हुए? तो अक्टूबर 1924 में। ध्यान रखना, ये किसान जो इकट्ठा हो गए यहाँ पे वो हो गए अक्टूबर 1924 में। तो अक्टूबर 1924 में बानसूर में और थानागाजी में राजपूत किसान इकट्ठा हो गए और बोले कि साहब हमारे ये जो विशेषाधिकार समाप्त किए हैं, ये कर जो आपने बढ़ा दिए हैं, ये वापस नई भू बंदोबस्त व्यवस्था खत्म की जाए और पुरानी भू बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की जाए, जिससे हमें पुराने विशेषाधिकार वापस मिल सके। कहते हैं कि जब राजपूत किसान बानसूर में और थानागाजी में इकट्ठा हो रहे थे तो उस समय इनके जो नेता थे, जो राजपूत किसान समुदाय के नेता बने, वो कौन कौन से नेता बने? तो इनके पहले नेता का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था पहले नेता का? माधो सिंह। इनका जो दूसरा नेता था उसका नाम था गंगा सिंह। दूसरे नेता का नाम था गंगा सिंह। तीसरा जो नेता था उसका नाम था अमर सिंह। तीसरे नेता का नाम था अमर सिंह। और चौथा जो नेता था इनका, उस चौथे नेता का नाम था गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। तो ध्यान रखना, बानसूर में और थानागाजी में राजपूतों किसान जो इकट्ठा हुए थे उनका नेतृत्व कितने नेता कर रहे थे? 4। माधो सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह और गोविंद सिंह। ये चारों मिलकर यहाँ पर राजपूत किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। इन चारों ने सोचा कि साहब जब तक कोई बड़ा संगठन हमसे नहीं जुड़ेगा, ढंग से समझना एक एक बात को, इन चारों किसान नेताओं ने सोचा कि हम इकट्ठा तो हो गए, विद्रोह करने की तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन जब तक कोई बड़ा संगठन हमसे नहीं जुड़ेगा हम किसी भी कंडीशन में इस आंदोलन को प्रभावी नहीं बना पाएंगे। तो उसी समय क्या हुआ था कि जनवरी 1925 में,
उसी समय क्या हुआ दोस्तों कि जनवरी 1925 में, और जनवरी 1925 में दिल्ली के अंदर, जनवरी 1925 में दिल्ली के अंदर जो है वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ का एक विशेष अधिवेशन होने जा रहा था। और जैसे ही जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन की सूचना जैसे ही इन राजपूत किसानों को मिली कि साहब हमारे समाज का एक महाअधिवेशन जो है वो दिल्ली में आयोजित होने वाला है, और वो अधिवेशन अगर दिल्ली में आयोजित हो गया तो साहब इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और हम जो है वो इस आंदोलन को बड़े प्रभावी तौर पर शुरू कर पाएंगे। तो जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक अधिवेशन आयोजित होना था, और उसी संगठन की मदद लेने के लिए ये बानसूर से और थानागाजी से लगभग 200 किसान रवाना हुए। कितने किसान रवाना हुए? 200 किसान। और ये 200 किसान पहुंच गए दिल्ली। और जब दिल्ली में यह अधिवेशन चल रहा था, दिल्ली में जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ की मीटिंग चल रही थी, तो उसी समय किसानों ने इन महासंघ के सदस्यों को अपनी समस्याएं बताने के लिए एक पर्चा बांटा था, और उस पर्चे का नाम था पुकार। क्या नाम था पर्चे का? पुकार। ढंग से समझना। एक तो मैंने पढ़ाया था मेवाड़ की पुकार। किसका पर्चा था, किसका पत्र था? तो मोतीलाल तेजावत का पढ़ाया था। जब मोतीलाल तेजावत ने बोमट बील आंदोलन शुरू किया, वनवासी संघ की स्थापना की, एक ही आंदोलन चलाया, तो लोगों से जगह जगह जाकर मोतीलाल तेजावत ने उनकी समस्याएं पूछी और एक समस्याओं से संबंधित मांग पत्र तैयार किया, जिसको नाम दिया गया मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की पुकार अलग है और पुकार नामक पर्चा अलग है। कहते हैं कि जब ये पर्चा जो जिसका नाम था पुकार, ये जब इस महासभा के सदस्यों को बांटा गया, तो इन सदस्यों ने राजपूत किसानों का साथ देने का वादा कर दिया, और ये संगठन इनके साथ में जुड़ गया। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, कौन सा किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं? अलवर किसान आंदोलन। ध्यान रहे दोस्तों, अलवर में भू बंदोबस्त प्रणाली में जो बदलाव हुआ था वो कुल कितनी बार हुआ था? 3 बार। पहली बार हुआ 1876 में, दूसरी बार हुआ 1900 में, तीसरी बार हुआ 1924 में। 1876 में जो भू राजस्व व्यवस्था में बदलाव किया था वो पाउलेट ने किया था। 1900 ईस्वी में डायर ने किया था। और लेटेस्ट बात करें, जब आंदोलन चला तो 1924 में एक पंडित जी थे एनालिटिक को, उन्होंने किया था। जैसे ही भू राजस्व व्यवस्था में बदलाव हुआ तो इसके 2 परिणाम निकले। एक तो करों में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई, और एक राजपूत और ब्राह्मण समाज को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, जो भू राजस्व में इनको रियायतें मिली हुई थी, वो समाप्त कर दी गई। जैसे समाप्त कर दी गई तो अलवर में 2 जगह बानसूर और थानागाजी, यहाँ पे राजपूत किसान इकट्ठा हो गए। ये इकट्ठा हुए अक्टूबर 1924 में। इनके नेतृत्व जो किया वो 4 लोगों ने किया, माधो सिंह ने, गंगा सिंह ने, अमर सिंह ने, गोविंद सिंह ने। इन चारों ने सोचा कि जब तक कोई बड़ा संगठन हमारे विद्रोह से नहीं जुड़ेगा, हम कितना ही जोर लगा ले, किसी भी कंडीशन में आंदोलन को प्रभावी नहीं बना पाएंगे। उसी समय इनको पता चला कि जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ का अधिवेशन होने जा रहा है। तो यहाँ से 200 किसान दिल्ली पहुँच गए, और वहाँ कौन सा पर्चा बंटवा दिया? पुकार। और जैसे ही पुकार नामक पर्चा बंटवाया तो इस महासभा के सदस्य इन राजपूत किसानों का साथ देने को क्या हो गए? तैयार हो गए। एक बार पहुँच कर लो और लिख लो इसको ऐसे कैसे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या हुआ वो भी सुनना है आपको ढंग से और समझना है। देखिए, इसके बाद जो घटना घटी, पॉज करके लिख लिया होगा। इसके बाद जो घटना घटी, वो घटना क्या घटी वो भी थोड़ी गहनता से आपको समझनी है, ध्यान देते हुए सुनना है उस घटना को भी। देखिए दोस्तों, घटना ये घटी
कि जब ये विद्रोह चल रहा था तो उस समय जो अलवर का शासक था, और वो जो अलवर का शासक था वो अलवर का राजा था जय सिंह। जब ये विद्रोह चल रहा था तो अलवर का राजा कौन था? जय सिंह था। और जैसे ही राजपूत किसानों का साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने देने का वादा कर दिया, वो महासभा राजपूत किसानों के साथ जुड़ गई, तो किसान पहुंच गए राजा के पास। किसके पास पहुंच गए? राजा के पास पहुंच गए साहब। और राजा के पास में पहुंचकर राजपूत किसानों ने अपनी क्या रख दी? मांगे रख दी। राजा के पास पहुंच गए और किसानों ने राजा के समक्ष जो है वो अपनी क्या रख दी? मांगे रख दी। अब पहला प्रश्न यही पढ़ेंगे कि किसानों ने राजा के समक्ष कौन कौन सी मांगे रखी। तो सबसे पहली मांग जो रखी, वो पहली मांगे रखी गई कि साहब ये जो आपने भू राजस्व जो बढ़ा दिया है, जो भू राजस्व में 40% की वृद्धि कर दी है, इस भू राजस्व को क्या किया जाए? कम किया जाए। ढंग से समझना कि ये जो भू राजस्व आपने बढ़ा दिया है, इस भू राजस्व को क्या किया जाए? कम किया जाए। पहली मांग ये रखी गई। दूसरी मांग इन्होंने जो रखी, वो दूसरी मांग इन्होंने रखी कि साहब हमसे जो चराई कर लिया जा रहा है, जो पशुओं को हम जब चराने जाते हैं तो हमसे कर लिया जाता है चराई कर, वो चराई कर भी कम किया जाए। दूसरी मांग इन्होंने रखी कि साहब हमसे जो चराई कर लिया जाता है, वो चराई कर भी क्या किया जाए? कम किया जाए साहब। तो चराई कर भी कम किया जाए। दूसरी मांग रख दी किसानों ने ये वाली। तीसरी जो मांग रखी, वो तीसरी मांग रख दी दोस्तों किसानों ने कि साहब बेगार प्रथा, एक प्रथा चल रही है जिसका नाम है बेगार प्रथा, तो या तो बेगार प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए या कुछ इसके निश्चित दायरे बना दिए जाए। बेगार जानते हो कि किसी से मजदूरी तो करवा लो लेकिन मेहनताना मत दो, उसे क्या कहते हैं? बेगार। तो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो बेगार प्रथा चल रही है, आपने जो बेगार प्रथा लगा रखी है, इसको हमेशा के लिए क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। तीसरी मांग रख दी इन्होंने कि बेगार प्रथा का क्या किया जाए? अंत किया जाए साहब। ठीक है। फिर जो चौथी मांग इन्होंने रखी, वो चौथी मांग रख दी दोस्तों इन्होंने कि माफी की जो भूमि जब्त कर रहे हो आप लोग, माफी की भूमि जानते हो? और लिख देता हूं कि जो माफी की जो भूमि राजा के द्वारा, जागीरदार के द्वारा, सामंत के द्वारा जो जब्त की जाती है, वो जब्त नहीं की जाए। जब्त नहीं की जाए। होता क्या था उस समय कि मंदिरों को, विशेष धर्म समुदाय को कुछ ज़मीनें मिलती थी जिसको माफ़ी की भूमि कहते थे, तो मंदिरों को दान दे दी जाती थी, किसी पंडित पुरोहित को दान दे दी जाती थी। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि सामंत ने और जागीरदारों ने उन माफ़ी की भूमियों को वापस अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, उन माफ़ी की भूमियों को वापस जब्त करना शुरू कर दिया। तो एक मांग इनके द्वारा रखी गई थी कि जो ब्राह्मण और राजपूत दोनों जुड़े हुए हैं आंदोलन से, प्रभावी तौर पर राजपूत समाज और दूसरे प्रभावी तौर पर जुड़ा हुआ है ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मणों ने मांग रखी है कि साहब हमें जो ज़मीनें दी गई थी मंदिरों के नाम पर, जो पुरोहितों को ज़मीनें दी गई थी सभागारों के नाम पर, वो ज़मीनें सामंतों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा जब्त की जा रही है। तो वो ज़मीनें जब्त नहीं की जाए कि आपने हमें जो माफ़ी की ज़मीनें दे रखी है वो ज़मीनें जब्त नहीं की जाए। एक मांग ये रखी गई। उसके बाद पांचवी मांग जो रखी गई अलवर आंदोलन के अंतर्गत, वो रखी गई कि अलवर में क्या था कि राजाओं ने शिकार खेलने के लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बना रखे थे जहाँ राजा जाते हैं शिकार खेलते हैं, और उन आरक्षित क्षेत्रों को कहा जाता था रोध। क्या कहा जाता था? रोध। अब शिकार खेलने के लिए राजा सर्वाधिक जिन पशुओं का शिकार करते थे, उन रोध क्षेत्रों में सर्वाधिक जिन पशुओं को रखते थे वो थे जंगली सुअर। तो किसानों को दिक्कत होती थी क्योंकि आप शिकार खेल रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस रोध क्षेत्र के आसपास जो किसानों के खेत होते थे, वो जंगली सुअर किसानों के खेतों में घुस जाते, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते। तो किसानों ने एक मांग ये भी रखी
कि राजाओं के द्वारा ये जो आखेट खेलने के लिए जगह निर्धारित की जाती है, जिसे रोध कहा जाता है, या तो ये सीमित किए जाए या इनको हमेशा के लिए क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो पांचवी जो मांग रखी गई, वो पांचवी मांग रखी गई कि राजाओं के द्वारा जो आखेट क्षेत्र हैं, जो शिकार खेलने के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, उनको हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं रोध। ये आखेट क्षेत्र जो है, ये रोध क्षेत्र जो है, ये हमेशा के लिए क्या कर दिए जाए, समाप्त कर दिए जाए। और रोध में जो मुख्य समस्या थी वो किससे जुड़ी हुई थी, जंगली सुअरों से। किससे जुड़ी हुई थी, जंगली सुअर से जुड़ी हुई समस्या थी साहब। क्या समस्या थी, क्योंकि राजा महाराजा इन रोध क्षेत्रों में सर्वाधिक जंगली सुअर को रखते थे, क्योंकि जंगली सुअर का शिकार खेलने में आता था इनको मजा। जंगली सुअर का शिकार करना बड़ा टेढ़ा काम होता है, उसकी गति को, उसके सोचने समझने की शक्ति को जो व्यक्ति भली बाती पढ़ लेता है और सटीक निशाना लगाकर उसको मार गिराता है, वो वाकई में एक अच्छा शिकारी माना जाता है। तो राजा क्या करते हैं कि इन रोध क्षेत्रों में चाहे शिकार खेलते, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक जंगली सुअरों को रखते। ये जंगली सुअर किसानों के खेतों में जाते, फसलों को नुकसान पहुंचाते। तो किसानों ने मांग ये रखी कि साहब आपने ये जो आखेट क्षेत्र बना रखे हैं, जो रोध बना रखे हैं, जिनमें आपने जो जंगली सुअर रख रखे हैं, या तो इन क्षेत्रों को सीमित किया जाए या इन क्षेत्रों को हमेशा के लिए क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो ये 5 प्रमुख मांगे अलवर किसान आंदोलन के दौरान, नीमूचाणा किसान आंदोलन के दौरान राजपूत और ब्राह्मण किसानों के द्वारा रखी गई थी। रिपीट कर देता हूँ, एक तो भू राजस्व कम किया जाए, एक चराई कर कम किया जाए, बेगार प्रथा का अंत किया जाए, माफी की भूमि जमीन जो में दी जा रही है वो जब्त नहीं की जाए, और रोध क्षेत्र या तो सीमित किए जाए या हमेशा के लिए क्या कर दिए जाए, समाप्त कर दिए जाए। अब जब ये 5 मांगे जो है ये किसानों के द्वारा राजा को बता दी गई, लेकिन राजा ने इन पर कोई निर्णय नहीं लिया। ध्यान रखना, ये मांगे जो है किसानों ने राजा के सामने रख दी, लेकिन राजा ने इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया। और जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो बानसूर से और थानागाजी से किसान रवाना हुए और किसान पहुंच गए नीमूचाणा नामक स्थान पर। किस स्थान पर पहुंच गए, नीमूचाणा नामक स्थान पर। किसानों ने जो डेरा डाल रखा था बानसूर में और थानागाजी में, वो डेरा रवाना कर दिया किधर की तरफ, नीमूचाणा की तरफ। और इस नीमूचाणा नामक स्थान पर जो है वो लगभग सारे के सारे किसान क्या हो गए, इकट्ठा हो गए साहब। सारे के सारे किसान क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अब जब नीमूचाणा नामक स्थान पर सारे के सारे किसान इकट्ठा हो गए तो राजा को पता चला। तो राजा ने इन किसानों को समझाने के लिए, इन किसानों को विद्रोह नहीं करने के लिए, इनके विद्रोह को दबाने के लिए एक अधिकारी भेजा। और राजा ने जो अधिकारी भेजा उस अधिकारी का क्या नाम था, कौन था, तो देखो, नीमूचाणा में इकट्ठा हुए किसानों को समझाने के लिए, और इन किसानों को समझाने के लिए राजा के द्वारा 7 मई 1925 को 7 मई 1925 को एक अधिकारी भेजा गया साहब। और 7 मई 1925 को इन किसानों को समझाने के लिए राजा ने जिस अधिकारी को भेजा उस अधिकारी का क्या नाम था, तो उस अधिकारी का नाम था जनरल रामभद्र ओझा। जनरल रामभद्र ओझा। और राजा ने इन किसानों को समझाने के लिए कि ओझा जी जाओ और इन किसानों को समझाओ कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो किस अधिकारी को भेज दिया, जनरल रामभद्र ओझा को। ओझा जी आए, किसानों को समझाया, किसान नहीं माने। ओझा जी राजा के पास गए और बोले कि साहब किसान तो नहीं मान रहे हैं, और मैंने तो देखा ही किसान वहाँ तलवारें लेकर, लकड़ियाँ लेकर, डंडे वंडे लेकर इकट्ठा हो रखे हैं, मतलब कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं। जब राजा को इस बात का संदेह हो गया कि किसान कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं, राजा ने पूरी नीमूचाणा की इस मीटिंगों पर, नीमूचाणा जगह पर पूरा अपना जो है ध्यान केंद्रित कर दिया, ध्यान देना शुरू कर दिया इस जगह पर। अब उसी दिन जब 7 मई 1925 को ये अधिकारी आया था समझाने के लिए और समझा कर चला गया, लेकिन किसान नहीं माने, तो धीरे धीरे उस दिन बाद में और किसान जुड़ने लगे।
और अगले ही 7 दिन में यानी कि 14 मई 1925 को 14 मई 1925 को इस नीमूचाणा नामक स्थान पर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था। एक बड़ा अधिवेशन बुलाया जा रहा था, एक बड़ा मुख्य सभा का आयोजन किया जा रहा था। और जब एक बड़ी सभा का, बड़ी अधिवेशन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था नीमूचाणा में, तो राजा ने किसानों को खदेड़ने के लिए 14 मई को राजा के द्वारा एक कमांडर को भेजा गया। और जिस कमांडर को भेजा गया उस कमांडर का नाम था छाजू सिंह। क्या नाम था उसका? छाजू सिंह। इसी को कई जगह कहते हैं छज्जू सिंह। और जैसे ही ये कमांडर आया, इस कमांडर को अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया था कि कमांडर किसानों को अदालत में यहाँ से भगाना है। कमांडर आया, किसानों को भगाना शुरू किया, किसान नहीं माने तो कहते हैं कि इसी छाजू सिंह ने नीमूचाणा में 14 मई 1925 को यहाँ पहुंचकर क्या चला दी थी? गोलियां चला दी। जैसे ही नीमूचाणा में चल रही मीटिंग के दौरान गोलियां चलाई छाजू सिंह ने, तो कहते हैं कि हत्याकांड हो गया, नीमूचाणा हत्याकांड। और इस नीमूचाणा हत्याकांड में जो है दोस्तों, वो 156 किसान मारे गए। इसी नीमूचाणा हत्याकांड में 39 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब 156 किसान मर गए, 39 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या घटना घटी वो आगे पढ़ेंगे भी। एक बार रिपीट करता हूँ, ढंग से सुनिएगा। जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजपूत किसानों का साथ देने को तैयार हो गई, तो ये किसान पहुंच गए राजा के पास। जयसिंह उस समय अलवर का राजा था और किसानों ने राजा के समक्ष क्या रख दी? अपनी मांगे रख दी। पहली मांग कि भू राजस्व कम किया जाए, दूसरी मांग चराई कर कम किया जाए, तीसरी मांग बेगार प्रथा का अंत किया जाए, चौथी मांग कि माफी की जो भूमि में दे रखी है वो जब्त नहीं की जाए, और पांचवी मांग कि राजा शिकार खेलने के लिए जिन क्षेत्रों का निर्धारण कर रखा है, जो रोध क्षेत्र बना रखे हैं, उनको या तो सीमित किया जाए या उनको समाप्त किया जाए, ताकि जंगली सुअरों की समस्या से हमें निजात मिल सके, हम जंगली सुअरों से परेशान ना रहें। जब राजा ने इनकी कोई मांगे नहीं मानी, तो ये किसान बानसूर से और थाना गाजी से रवाना होकर कहाँ पहुँच गए? नीमूचाणा। यहाँ किसान इकट्ठा हो गए। तो इन किसानों को समझाने के लिए राजा ने 7 मई 1925 को एक अधिकारी को भेजा, जिसका नाम था जनरल रामभद्र ओझा। अधिकारी आया, किसानों को समझाया, नहीं माने किसान। अगले 7 दिन बाद जब 14 मई 1925 को नीमूचाणा में एक बड़ी अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा था, जब एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा था, तो इस सभा में कमांडर पहुंच गया छाजू सिंह, और छाजू सिंह ने नीमूचाणा पहुंचकर क्या चला दी? गोलियां। जब गोलियां चली तो 156 किसान मारे गए और 39 किसानों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कौन सा हत्याकांड हो गया? नीमूचाणा हत्याकांड। कब हुआ? तो 14 मई 1925 को। गोलियां किस कमांडर ने चलाई? तो छाजू सिंह या छज्जू सिंह ने। और कितने किसान मारे गए? तो 156। कितने गिरफ्तार हुए? तो 39। ध्यान रखना, ये राजस्थान का पहला ऐसा किसान आंदोलन था जिसमें 156 किसान मारे गए। ध्यान रहे, मानगढ़ में और नीमड़ा में 1500 और 1200 भील मरे थे, लेकिन वो जनजातीय आंदोलन है, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो पहला ऐसा किसान आंदोलन था ये नीमूचाणा वाला, जिसमें इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग शहादत को प्राप्त हो गए थे। एक बार पोज करके लिख लो इसको, ऐसे कैसे पोज करके इसको ऐसे कैसे उतार लो एक बार। अब समझना है वापस, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ वो पढ़ेंगे कि जैसे ही नीमूचाणा हत्याकांड हो गया, तो इस नीमूचाणा हत्याकांड पर कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं दी गई, किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा नीमूचाणा के बारे में। तो नीमूचाणा हत्याकांड के बारे में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या कहा है, वो पढ़ेंगे साहब। अब तो ध्यान से समझना कि जो ये नीमूचाणा हत्याकांड हुआ है 14 मई 1925 में, जहाँ कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चलाई है, इस हत्याकांड को कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं दी गई किन किन लोगों के द्वारा, वो पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ढंग से समझना,
सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो नीमूचाणा हत्याकांड है, इस नीमूचाणा हत्याकांड के बारे में कहा सबसे पहले महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने इस नीमूचाणा हत्याकांड के बारे में कुछ कहा। और किसमें कहा? तो गांधी जी का एक समाचार पत्र चलता था उस समय, और गांधी जी के समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था समाचार पत्र का? यंग इंडिया। और गांधी जी ने अपने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन से संबंधित दो बातें कही थी साहब। गांधी जी ने कहा कि ये जो नीमूचाणा हत्याकांड है, एक तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विध्वंसकारी है। गांधी जी ने नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विध्वंसकारी बताया। गांधी जी ने नीमूचाणा हत्याकांड को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्या बताया? विध्वंसकारी। और विध्वंसकारी का मतलब भयंकर। गांधी जी ने कहा कि ये नीमूचाणा हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा भयंकर हुआ है। तो एक तो ये कहा गांधी जी ने। दूसरा, इसी नीमूचाणा के बारे में गांधी जी ने कहा कि ये हत्याकांड इतना भयंकर है कि मानो एक नहीं दो दो जनरल डायर पहुंचे हो, उन्होंने गोलियां चलवाई हो। तो गांधी जी ने इसी नीमूचाणा हत्याकांड को डबल डायरिज्म की संज्ञा दी। डबल डायरिज्म की संज्ञा दी। और इसी डबल डायरिज्म को हम कह सकते हैं दोहरी डायरशाही। दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी साहब। तो गांधी जी ने इस नीमूचाणा हत्याकांड को एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक विध्वंसकारी बताया, और एक इसी को डबल डायरिज्म की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का एक प्रश्न पढ़ेंगे कि जब गांधी जी इस पूरे हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर रहे हैं, मुख्य प्रश्न यही जो पढ़ेंगे हम लोग अब, कि जब गांधी जी इस हत्याकांड की पूरी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि गोलियां चलाने वाले छाजू सिंह की तुलना जनरल डायर से करेंगे। भाई जब गांधी जी पूरे इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि गांधी जी गोलियां चलाने वाले कमांडर छाजू सिंह की तुलना किससे करेंगे? जनरल डायर से करेंगे। और उसी समय महात्मा गांधी ने, जो कमांडर था छाजू सिंह जिसने गोलियां चलाई थी, उसी कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान के जनरल डायर की संज्ञा दे दी साहब। इसी कमांडर को राजस्थान के जनरल डायर की संज्ञा दी। राजस्थान के जनरल डायर की क्या दे दी? संज्ञा दे दी। अब ढंग से समझना इस प्रश्न को। देखो विद्वानों, मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान का जनरल डायर अगर पूछे तो सबसे पहले टिक करना है इकराम हुसैन को। किसे टिक करना है? इकराम हुसैन को। लेकिन अगर इकराम हुसैन ऑप्शन में ही नहीं आए तो छाजू सिंह को। जब बूंदी का डाबी हत्याकांड पढ़ाया था 2 अप्रैल 1923 को, तो गोलियां चलाई थी इकराम हुसैन ने। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का जनरल डायर कौन, तो इकराम हुसैन। लेकिन महात्मा गांधी का नाम देके पूछ लें कि महात्मा गांधी ने राजस्थान के जनरल डायर की संज्ञा किसे दी है, तो उत्तर आएगा छाजू सिंह। तो जनरल डायर 2 लोग हैं, सीधा सीधा पूछे तो इकराम हुसैन, और गांधी जी का नाम देके पूछे तो छाजू सिंह। तो नीमूचाणा के बारे में पहली जो प्रतिक्रिया है वो गांधी जी ने दे दी साहब। दूसरी प्रतिक्रिया जो दी, तो ध्यान रखना, दिल्ली से एक बड़ा समाचार पत्र निकलता था उस समय, और दिल्ली से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था रियासती। कौन सा समाचार पत्र था? एक रियासती। ध्यान रखना, दिल्ली से एक समाचार पत्र निकलता था और उस समाचार पत्र का नाम था रियासती। और दिल्ली से प्रकाशित इस रियासती नामक समाचार पत्र में, दिल्ली से प्रकाशित इस रियासती नामक समाचार पत्र में इस नीमूचाणा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया।
बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी ढंग से समझना है। हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो मानगढ़ हत्याकांड को, जो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, जिसमें एमबीसी के अधिकारियों ने गोलियां चलाई थी और 1500 भील मारे गए थे। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कह सकते हैं, तो मानगढ़ को। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि इस नीमूचाणा हत्याकांड को दिल्ली के एक समाचार पत्र जिसका नाम था रियासती, और इस रियासती नामक समाचार पत्र में इस नीमूचाणा हत्याकांड को भी राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समक्ष माना गया। राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। फिर बात करें तो नंबर 3 और तीसरी जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बात है, ये ढंग से समझना है। देखिए, उस समय मेवाड़ में एक संघ काम कर रहा था, राजस्थान सेवा संघ। पढ़ाया था मैंने आपको, बीजोली आंदोलन पढ़ाया जब, आरएसएस। 1919 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, तो वो ये राजस्थान सेवा संघ। इस राजस्थान सेवा संघ का एक पत्र निकाला जाता था इसके द्वारा, उस पत्र का नाम था तरुण राजस्थान। अरे क्या नाम था पत्र का? तरुण राजस्थान। इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक पत्र निकाला जाता था और उस पत्र का नाम था तरुण राजस्थान। और कहते हैं कि 14 मई को तो ये नीमूचाणा हत्याकांड हुआ, लेकिन तरुण राजस्थान में जो 31 मई का अंक प्रकाशित हुआ, 31 मई 1925 का जो अखबार निकाला गया तरुण राजस्थान का, उस 31 मई 1925 वाले अंक में, 31 मई 1925 वाले अंक में तरुण राजस्थान समाचार पत्र में पहली बार इस नीमूचाणा हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया था। पहली बार इस नीमूचाणा हत्याकांड को क्या किया गया था? सचित्र प्रकाशित किया गया था, सचित्र प्रकाशित करवाया गया था। तो ये ध्यान रखना है, चित्र के हिसाब से खबरें छपी थी, चित्र के हिसाब से घटनाएं छपी थी। तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक पत्र निकाला जाता था तरुण राजस्थान, जो दैनिक समाचार पत्र था। और ये जो समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र के 31 मई वाले अंक में इस नीमूचाणा हत्याकांड को सचित्र क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। कहते हैं कि उसी समय राजस्थान सेवा संघ के द्वारा इस हत्याकांड की जांच करने के लिए, नीमूचाणा हत्याकांड की जांच करने के लिए कुछ लोगों को भेजा भी गया था। और जिन लोगों को भेजा गया था वो 3 लोग थे। पहला जो व्यक्ति था जिसको भेजा गया, उसका नाम था कन्हैयालाल कलंत्री। कन्हैयालाल कलंत्री, ठीक है, कन्हैयालाल कलंत्री। दूसरा व्यक्ति जो भेजा गया उसका नाम था हरिभाई किंकर। पढ़ाया था खूब आपको मैंने, वही हरिभाई किंकर है जिसने 1914 में ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में किस सभा की स्थापना की थी? जो है परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, विद्या प्रचारिणी सभा की। ये वही हरिभाई किंकर है जो बीजोली आंदोलन के दौरान हॉलैंड आयोग के अधिकारियों से बात करने गया था। और अब ये वही हरिभाई किंकर आ रहा है जो राजस्थान सेवा संघ का क्या था? प्रमुख कार्यकर्ता था। तो ध्यान रखना, 3 लोग थे, कन्हैयालाल कलंत्री, हरिभाई किंकर, और तीसरा जो व्यक्ति था वो था लादूराम जोशी। इन तीनों लोगों को राजस्थान सेवा संघ के द्वारा नीमूचाणा हत्याकांड की जांच करने के लिए भी भेजा गया था। एक बार रिपीट करता हूं कि साहब, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक विध्वंसकारी बताया। इसी को गांधी जी ने डबल डायरिज्म, दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने गोलियां चलाने वाले छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा। लेकिन मैंने बात बताया, बार बार आपको कहा कि राजस्थान का जनरल डायर पूछे तो सबसे पहले इकराम हुसैन, और गांधी जी का नाम देके पूछे तो छाजू सिंह। दिल्ली से एक समाचार पत्र निकलता था रियासती, और इस रियासती नामक समाचार पत्र में नीमूचाणा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तीसरा जो राजस्थान सेवा संघ था, ये एक पत्र निकालता था तरुण राजस्थान, और 31 मई को जब ये समाचार पत्र का अंक प्रकाशित हुआ
तो 31 मई वाले तरुण राजस्थान के अंक में नीमूचाणा हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया था। और राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कितने लोगों को भेजा था? 3, कन्हैयालाल कलंत्री, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी। पोज करके लिखो इसको एक बार, ऐसे कैसे पोज कर लो और उतारो इसको। हाँ दोस्तों, इसके बाद बात करें तो 3 पॉइंट अब पढ़ने पड़ लिए। चौथा पॉइंट कि नीमूचाणा के बारे में और प्रतिक्रियाएं किसने दी? तो नंबर 4। चौथा पॉइंट जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्हें भारत का एकीकरण और राजस्थान के एकीकरण का मजबूत श्रेय प्रदान किया जाता है, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास। किसे कहते हैं? दामोदर व्यास को। तो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय मुंबई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। ये मुंबई में एक मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे ये, और उसी समय सरदार पटेल ने मुंबई में आयोजित सभा के दौरान इस नीमूचाणा हत्याकांड की निंदा कर दी। साहब, नीमूचाणा हत्याकांड की सार्वजनिक रूप से क्या कर दी? निंदा कर दी। तो मुंबई में इस सभा के दौरान पटेल ने नीमूचाणा हत्याकांड की सार्वजनिक रूप से क्या कर दी? निंदा की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पटेल ने सार्वजनिक रूप से जो निंदा की वो किस सभा में की? तो मुंबई की सभा में। तो पटेल ने भी कहा कि हत्याकांड बड़ा निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। उसके बाद बात करें तो नंबर 5, और नंबर 5 करें तो वेरी मोस्ट है ये भी। उस समय एक बड़े प्रमुख नेता थे जिनका नाम था बरूचा, BM बरूचा। ध्यान रहे, उस समय एक प्रमुख नेता हुआ करते थे जिनका नाम था बरूचा। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न ये है। और बरूचा ने जो है इस नीमूचाणा हत्याकांड को रूसी क्रांति की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी थी? रूसी क्रांति की। बरूचा ने कहा था कि अलवर के राजा को रूस की क्रांति नहीं भूलनी चाहिए। क्या थी रूस की क्रांति? तो ये बरूचा जी कह रहे हैं कि अलवर के राजा जयसिंह को रूस की क्रांति हमेशा याद रखनी चाहिए। जब रूस में किसानों ने विद्रोह किया था तो वहाँ के जार को निकोलस II को हटा दिया गया था। तो हो सकता है कि अभी ये इस प्रकार की दमनकारी नीति अपना रहा है राजा, तो आगे जाके अलवर के राजा को भी राजगद्दी से हटा दिया जाए। तो इस बरूचा जी ने कहा था कि अलवर के राजा को रूसी की क्रांति जो है, रूसी क्रांति, वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि वहाँ जार ने किसानों के साथ गलत किया तो उसको पद से हटना पड़ा था। आने वाले समय में ये स्थिति अलवर के राजा की भी हो सकती है। तो ये कथन किसका है? बरूचा जी का है साहब। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, कहते हैं कि उसी समय गांधी जी के एक सहयोगी थे मणिलाल कोठारी। ठीक है, मणिलाल कोठारी भी जिनको कहते हैं। और मणिलाल कोठारी जी ने एक समिति बना रखी थी साहब। मणिलाल कोठारी जी ने क्या बना रखी थी? एक समिति बना रखी थी। और इस समिति का जो सचिव बना रखा था, वो इस समिति का सचिव बना रखा था रामनारायण चौधरी को। इस समिति का सचिव किसे बना रखा था इन्होंने? तो रामनारायण चौधरी को बना रखा था। और कहते हैं कि जब रामनारायण चौधरी को इस समिति का सचिव बनाया गया, जब रामनारायण चौधरी मणिलाल कोठारी के द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य थे, सचिव थे, तब रामनारायण चौधरी ने पहली बार इस नीमूचाणा में हुए विध्वंस प्रदर्शन को हत्याकांड की संज्ञा दी थी। पहली बार इन्होंने इस बारे में हत्याकांड शब्द का प्रयोग किया था। तो नीमूचाणा हत्याकांड जो नाम दिया वो किसने दिया? तो रामनारायण चौधरी ने। बाकी लोगों ने तो कहा कि हत्याकांड थोड़ी है, 150 लोग ही तो मरे हैं, कोई हत्याकांड थोड़ी है। लेकिन रामनारायण चौधरी जी ने पहली बार इस विध्वंसकारी घटना को किसकी संज्ञा दी थी? हत्याकांड की। तो प्रश्न आ जाए कि नीमूचाणा को हत्याकांड की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? नीमूचाणा हत्याकांड किसने कहा? तो रामनारायण चौधरी ने। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में आयोजित सभा के दौरान इस नीमूचाणा हत्याकांड की सार्वजनिक रूप से क्या की, निंदा की। BM भरूचा ने कहा कि अलवर के राजा को हमेशा रूस की क्रांति याद रखनी चाहिए। और मणिलाल कोठारी जी की एक समिति थी जिसके सचिव थे रामनारायण चौधरी, और रामनारायण चौधरी ने पहली बार इस नीमूचाणा वाले विध्वंसकारी प्रदर्शन को हत्याकांड की संज्ञा दी है। तो नीमूचाणा हत्याकांड नाम पहली बार किसने दिया, तो रामनारायण चौधरी ने। पोज करके इसको भी लिखिए एक बार। अब जैसे ही अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आने लगी, अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा होने लगे, राजा पर कटाक्ष करने लगे, तब अलवर का राजा जागा और अलवर के राजा ने इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कुछ लोगों का गठन किया। ध्यान रखिए, इतना सब कुछ होने के बाद अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा, अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा इस नीमूचाणा हत्याकांड की, अलवर के राजा थे जयसिंह जी, और इतना कुछ होने के बाद अलवर के राजा जयसिंह के द्वारा जो है इस हत्याकांड की जांच करने के लिए 3 लोगों का चुनाव किया गया। 3 लोगों के निर्देशन में एक कमेटी बनाई साहब। 3 लोग कौन से, तो पहला तो वही था गोली चलाने वाला छाजू सिंह। एक आयोग बनाया, हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जांच करने के लिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अलवर के राजा तेज सिंह के द्वारा जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। और उस आयोग में कितने सदस्य रखे, 3 सदस्य रखे साहब। कौन से 3 सदस्य थे, तो आयोग में जो 3 सदस्य रखे गए उनमें पहला तो वही था गोलियां चलाने वाला कमांडर छाजू सिंह। ठीक है, अलवर के राजा ने आयोग को कहा कि अब मुद्दा काफी हाईलाइट हो चुका है, तो जाओ और जांच करके आओ, इसमें हम क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो एक तो था छाजू सिंह, दूसरा जो था वो था रामचरण, दूसरा कौन था, रामचरण, और तीसरा जो व्यक्ति था वो था सुल्तान सिंह। तीसरा व्यक्ति कौन था यहाँ पे, सुल्तान सिंह। और इन तीनों लोगों को एक आयोग के अंतर्गत जो है वो जांच करने के लिए रवाना कर दिया कि तुम जाओ और हत्याकांड की जांच करके आओ, नीमूचाणा के किसानों से मिलकर आओ, क्या प्रतिक्रिया है उनकी। अभी आयोग गया जांच करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि आयोग ने कोई ज़्यादा डिसीजन नहीं लिया किसानों के बारे में, लीपापोती कर दी इसने, कोई ज़्यादा डिसीजन नहीं लिया इसने। बातचीत के दौरान क्या कर दी, लीपापोती, जानते हो लीपापोती, कि हाँ जी ना जी ना जी, इस प्रकार की बातें, कोई विशेष निर्णय नहीं लिया। तो आयोग के सदस्यों ने तो क्या कर दी, लीपापोती। कहते हैं कि आयोग के सदस्यों ने घोषणा की कि जिसमें किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 128 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। तो इन्होंने मरने वाले किसानों की एवज में कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, तो 128 रुपये। मरने वाले किसानों को या उनके परिवारों को जो है वो कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा, 128 रुपये का मुआवजा मिलेगा। RS प्री में पूछा गया प्रश्न था ये कि अलवर जांच आयोग के अंतर्गत किसानों को मुआवजा देने की राशि कितनी निर्धारित की गई थी, तो 128 रुपये। कि जिस घर में जितने किसान मरे हैं प्रति किसान के हिसाब से कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो 128 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जब आयोग ने इस प्रकार की लीपापोती कर दी, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, तो अलवर का राजा खुद गया साहब किसानों से मिलने के लिए। और ध्यान रखना कि जब अलवर का राजा मिलने के लिए गया, तो अलवर का राजा मिलने के लिए गया 18 नवंबर 1925 को। 18 नवंबर 1925 को जो है वो अलवर का शासक जयसिंह खुद गया किसानों के पास। और अब अलवर का राजा जब जयसिंह गया तो इसने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए घोषणा कर दी, और घोषणा ये कर दी कि नई जो भू बंदोबस्त प्रणाली जो NL टिक्को ने लागू की थी उसे हम ख़त्म करते हैं और वापस पुरानी भू बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत आपसे लगान लिया जाएगा। तो अलवर के राजा जयसिंह ने जो है वो कह दिया कि नई भू बंदोबस्त प्रणाली जो हमने शुरू की थी
उस नई भू बंदोबस्त प्रणाली को मैं क्या करता हूँ, आज से समाप्त करता हूँ साहब। इस प्रणाली को मैं समाप्त करता हूँ और आपको जो लगान देना होगा अब वो पुरानी प्रणाली के आधार पर, यानी कि पुरानी भू बंदोबस्त प्रणाली क्या कर दी इन्होंने, लागू कर दी। पुरानी भू बंदोबस्त प्रणाली अलवर के राजा के द्वारा क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। तो नई भू बंदोबस्त प्रणाली तो कर दी गई समाप्त, और राजा ने घोषणा कर दी कि वापस वही पुरानी तरीके से पुरानी भू बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत आपको लगान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार नीमूचाणा के किसानों का आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब एक बात और पढ़ते हैं कि यह आंदोलन तो चला, लेकिन इस आंदोलन पे कुछ कटाक्ष भी लगे साहब, कुछ आरोप भी लगे इस आंदोलन पे कि यह आंदोलन ज़्यादा प्रभावी क्यों नहीं हो पाया, ज़्यादा विस्तृत लोग इससे क्यों नहीं जुड़ पाए। तो उसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि इस आंदोलन में केवल जो है वो राजपूत किसानों ने ही भाग लिया था। अब केवल राजपूत किसान ही भाग ले रहे हैं, अन्य किसानों से ये आंदोलन नहीं जुड़ पाया, इसलिए आंदोलन इतना प्रभावी नहीं हो पाया। कुछ लोग इसका दूसरा कारण भी बताते हैं, और ये कारण बताया जाता है कि इस आंदोलन में कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी साहब। राष्ट्रीय भावना बिल्कुल नहीं थी, इसमें निजी स्वार्थ था, क्योंकि राजपूत किसानों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, इसलिए केवल ज़्यादा प्रभाव इन्हीं किसानों पर पड़ा। तो राष्ट्रीयता की भावना नहीं लिए हुए था आंदोलन, इसलिए ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। और तीसरा जो मैंने बताया कि केवल राजपूत किसानों ने भाग लिया, अन्य किसानों तक, जो अन्य किसान थे वो अन्य किसानों तक ये आंदोलन पहुंच ही नहीं पाया। तो अन्य किसानों तक आंदोलन नहीं पहुंच पाया, तो ये कई कटाक्ष भी लगे इस आंदोलन पर। आगे बात समझ में, देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ कि अलवर के राजा थे जयसिंह। जैसे ही नीमूचाणा हत्याकांड हुआ तो जयसिंह ने जांच करने के लिए एक आयोग बनाया, जिसमें कितने सदस्य बनाए, 3। पहला छाजू सिंह, दूसरा रामचरण, तीसरा सुल्तान सिंह। आयोग गया जांच करने और लीपापोती करके आ गया, कोई विशेष जो है फैसला नहीं सुनाया, केवल इतना कह के आया कि मरने वाले प्रत्येक किसान के एवज में उनके परिवार वालों को कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा, तो 128 रुपये का मुआवजा मिलेगा। जब आयोग कोई विशेष निर्णय नहीं ले पाया तो 18 नवंबर 1925 को अलवर के राजा जयसिंह चले गए किसानों से मिलने, और इन्होंने घोषणा कर दी कि नई भू बंदोबस्त प्रणाली समाप्त की जाती है, वापस वही पुरानी भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की जाती है। और जैसे ही ये किया गया तो आंदोलन ऑटोमेटिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इस अलवर के आंदोलन पर क्या लगे हैं, कटाक्ष लगे हैं। कटाक्ष लगे कि केवल राजपूत किसानों ने भाग लिया, राष्ट्रीय भावना नहीं थी इसमें, और अन्य किसानों तक यह आंदोलन नहीं फैल पाया, इसलिए इतना प्रभावी यह आंदोलन नहीं हो पाया। बात आ गई समझ में? तो पॉज करके इसको एक बार ऐसे कैसे और लिख लो आप लोग, ठीक है जी दोस्तों, पॉज कर लो और इसको ऐसे कैसे और लिख लीजिए आप लोग। तो ये हमारा अलवर में नीमूचाणा आंदोलन क्या हो गया साहब, समाप्त हो गया। एक बार पूरे आंदोलन को मैं रिपीट कर देता हूँ साहब, नीमूचाणा वाले को। अलवर किसान आंदोलन में 2 आंदोलन हम पढ़ेंगे, एक तो नीमूचाणा और एक मेव। अभी केवल हमने नीमूचाणा पढ़ा है। क्या बताया मैंने आपको नीमूचाणा के बारे में, तो देखिए मैंने बताया कि अलवर में 2 प्रकार की ज़मीनें थी, एक तो जागीर भूमि, एक खालसा भूमि। 20% जागीर भूमि थी, 80% खालसा भूमि थी। अलवर में जो आंदोलन हुआ वो कौन से किसानों ने किया, तो खालसा किसानों ने, खालसा भूमि में रहने वाले किसानों ने। अलवर में 2 आंदोलन चले, एक तो नीमूचाणा आंदोलन और एक मेव आंदोलन। ध्यान रहे, नीमूचाणा आंदोलन का समय 24 से 25, मेव का 32 से 34, ये प्रभावी समय है। नीमूचाणा आंदोलन में राजपूत किसानों ने भाग लिया और मेव आंदोलन में मेव किसानों ने भाग लिया। फिर हमने कौन सा आंदोलन पढ़ना शुरू कर दिया, नीमूचाणा। मैंने आपको बताया कि अलवर किसान आंदोलन जो चला, अलवर में जो भू बंदोबस्त प्रणाली बदली गई, जो लगान बदले गए, जो भू राजस्व की प्रणाली को बदला गया, वो टोटल कितनी बार बदला गया, 3 बार। पहली बार 1876 में पाउलेट के द्वारा, दूसरी बार 1900 में डायर के द्वारा, और तीसरी बार 1924 में पंडित जी एनालिटिको के द्वारा। जब बदला गया तो 1924 में 2 परिणाम निकल के आए इसके। पहला कि करों में 40% की बढ़ोतरी हो गई,
और राजपूत और ब्राह्मणों को जो करों में छूट मिली हुई थी, उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वो क्या कर दिए गए, समाप्त। तो राजपूत किसानों ने बानसूर में और थानागाजी में इकट्ठा होना शुरू हो गए। किसान अक्टूबर 1924 से पड़ाव डालना शुरू कर दिया। इनके नेता थे 4, माधो सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह, गोविंद सिंह। नेताओं ने सोचा कि जब तक कोई बड़ा संगठन हमसे नहीं जुड़ेगा, आंदोलन प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो इनको पता चला कि जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक होने वाली है। तो यहाँ से 200 किसान पहुँच गए दिल्ली, और वहाँ कौन सा पर्चा बंटवा दिया, पुकार। तो ये क्षत्रिय महासभा के सदस्य इनके साथ जुड़ गए। फिर ये पहुँच गए राजा के पास। किसके पास चले गए, सब राजा के पास। और अलवर का राजा कौन था, जयसिंह। जयसिंह से किसानों ने अपने सामने क्या रख दी, मांगे रख दी साहब। किसानों ने राजा के सामने मांगे रख दी। कौन सी मांगे, कि भू राजस्व कम किया जाए, चराई कर कम किया जाए, बेगार प्रथा का अंत किया जाए, माफी की भूमि जो जब्त की जा रही है वो नहीं की जाए, और राजाओं के द्वारा जो आकेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जो रोध क्षेत्र स्थापित किए हुए हैं, वो या तो सीमित किए जाए या समाप्त किए जाए, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो जंगली सुअर है वो हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब राजा ने बात नहीं सुनी तो ये किसान नीमूचाना नामक स्थान पर इकट्ठा हो गए। किसानों को समझाने के लिए 7 मई 1925 को एक अधिकारी भेजा गया, जिसका नाम था जनरल रामभद्र ओझा। किसान नहीं माने। 14 मई को जब एक बड़ी सभा नीमूचाना में चल रही थी, तो सरकार के द्वारा एक कमांडर भेजा गया, छाजू सिंह। उसने यहाँ पहुंचकर गोलियां चलाई तो 156 किसान मारे गए। 39 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन सा हत्याकांड हो गया, नीमूचाना हत्याकांड हो गया। इस नीमूचाना हत्याकांड के बारे में महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में 2 बातें कही कि नीमूचाना हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विध्वंसकारी है। और गांधी जी ने कहा कि इतना विध्वंसकारी था कि मानो एक नहीं 2 जनरल डायर पहुंचे हो, उन्होंने गोलियां चलवाई हो। तो गांधी जी ने इसको डबल डायरिज्म, दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। और महात्मा गांधी ने इसी छाजू सिंह को राजस्थान के जनरल डायर की क्या दी, संज्ञा। लेकिन ध्यान रहे कि राजस्थान का जनरल डायर पूछे तो इकराम हुसैन, महात्मा गांधी का नाम देके पूछे तो छाजू सिंह। दिल्ली से एक समाचार पत्र निकलता था, रियासती, और इस रियासती समाचार पत्र में नीमूचाना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। राजस्थान सेवा संघ का एक पत्र निकलता था, तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान को 31 मई को जो अंक निकला, उसमें नीमूचाना हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया। उसी समय राजस्थान सेवा संघ के द्वारा इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कितने लोगों को भेजा गया, 3, कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई गिंगर, लादूराम जोशी। ध्यान रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में आयोजित सभा के दौरान नीमूचाना हत्याकांड की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी। BM भरूचा ने राजा के बारे में कहा था कि अलवर के राजा को रूसी क्रांति नहीं भूलनी चाहिए। और मणिकलाल कोठारी ने एक समिति बनाई, जिसके सचिव थे रामनारायण चौधरी। और रामनारायण चौधरी ने पहली बार इस विध्वंसकारी घटना को हत्याकांड का नाम दिया। तो नीमूचाना विध्वंसकारी घटना को हत्याकांड किसने कहा, तो रामनारायण चौधरी ने। इसके बाद मैंने बताया कि जब अलवर के राजा को पता चला कि जगह जगह से इसका विरोध हो रहा है, जगह जगह से अलवर रियासत की बदनामी के पैगाम आ रहे हैं, तो अलवर के राजा ने क्या किया कि एक जांच करने के लिए एक आयोग बनाया, जिसमें 3 सदस्य नियुक्त किए, छाजू सिंह, रामचरण, सुल्तान सिंह। इनको भेज दिया जांच करने के लिए। गए, ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं किया, लीपापोती करके आ गए, और एक घोषणा की कि मरने वाले प्रति किसान की एवज में उनके परिवार वालों को 128 रुपये का क्या दिया जाएगा, मुआवजा। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो 18 नवंबर 1925 को अलवर का राजा जयसिंह गया और किसानों को कहा कि नई भू बंदोबस्त प्रणाली समाप्त की जाती है, वापस वही पुरानी भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की जाती है। तो किसान समझ गए, बात समझ में आ गई, आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। लेकिन इस आंदोलन पे कितने कटाक्ष लगे हैं, 3। एक तो केवल राजपूत किसानों ने इसमें भाग लिया, इस आंदोलन में राष्ट्रीय भावना नहीं थी, इसलिए एक आंदोलन अन्य किसानों से नहीं जुड़ पाया था। बात आ गई समझ में। तो ये अलवर का केवल कौन सा आंदोलन पढ़ा है अभी तक अपन ने, नीमूचाना आंदोलन। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे अलवर का मेव किसान आंदोलन। तो तब तक आप बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए, PDF बुक्स प्राप्त करने के लिए और अपनी तैयारी को गति प्रदान करने के लिए
कुलधरा ऐप के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कुलधरा।